हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोग को साई प्रो एडुटेनमेंट क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे धारा विद्युत के एक लेसन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पर है। कौन कौन सा टॉपिक है उस पर एक बार हम लोग फोकस करते हैं। परिनालिका के स्वप्रेरकत्व। परिनालिका है, परिनालिका बोले तो बेलनाकार आकृति पर तांबे की तार को कई फेरों में लपेटकर बनाया जाता है। भूचालक बेलन के ऊपर तांबे की तार को कई फेरों में लपेटकर परिनालिका तैयार किया जाता है। जैसा कि परिनालिका का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। एक भूचालक बेलन है, उस पर तांबे की तार को कई फेरों में लपेटकर बनाया गया। तो उसका स्वप्रेरकत्व देखना है, उसकी कुंडली का रेसिस्टेंस कितना है वो देखना है। कुंडली का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है वो देखना है। परिनालिका में संचित ऊर्जा घनत्व, परिनालिका में कितना ऊर्जा घनत्व संचित रहता है। ऊर्जा घनत्व का बात करता है ना, तो इसका मतलब होता है ऊर्जा बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व का बात करता है तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा का बात करता है। फिर अगला टॉपिक है दो परिनालिकों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी एक के ऊपर एक परिनालिका लपेटा जाए तो इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी m का मान कितना होगा। और आगे का है भब्बर धाराएं। भब्बर धाराएं, तो ये सब हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। परिनालिका है तो उसका स्वप्रेरकत्व यानी L यानी कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत पहले ही जान चुके हैं कि परिनालिका के भीतर, पीछे के क्लासों में ही पढ़ चुके हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जहां n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, आई परिनालिका के तार से प्रवाहित धारा है और म्यू नॉट चुंबकशीलता है। म्यू नॉट चुंबकशीलता है। यदि लंबाई और टोटल फेरों की संख्या के रूप में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को लिखे तो n बटा l लिखा जाएगा। स्वप्रेरण के परिभाषा से, स्वप्रेरण में बताया गया था कि जो टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स धारा के कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और समानुपाती के जगह बराबर और l लाए थे तो वहीं से n फाई का एक इक्वेशन आ जाता है l आई, और l का इक्वेशन निकालना चाहे तो n फाई बी बटा आई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। फाई बी चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के दिशा एक ही हो, एक ही दिशा में दोनों हो, तब थीटा का मान 0 हो जाता है और कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, तब फाई बी बी ए के बराबर हो जाता है। समीकरण 1 से इससे यहाँ पर आते हैं, फाई बी की जगह बी इंटू एल रख देंगे, एन बी ए और बटा आई। अब चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला आया है, तो म्यू नॉट एन बटा एल और इंटू में आई, ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आई को आई से कैंसिल कर देंगे। जो बच जाएगा वही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। जितना ज्यादा लंबा परिनालिका स्वप्रेरकत्व उतना कम, जितना ज्यादा फेरों की संख्या परिनालिका में उतना स्वप्रेरकत्व ज्यादा, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना स्वप्रेरकत्व ज्यादा। तो स्वप्रेरकत्व है परिनालिका का वो फेरों की संख्या, उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अच्छा, ये तो हो चुका है, उसका ये चित्र यहाँ पर रहा। नेक्स्ट टॉपिक है धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। धारावाही परिनालिका में यानी परिनालिका के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करवा देंगे तो उसके बाद उसमें कितना ऊर्जा घनत्व होगा, टोटल प्रति एकांक आयतन में टोटल कितना ऊर्जा जमा होगा ये पता करना है। तो उसको पता करने से पहले हम लोग पीछे के कुछ क्लासों में बात किए थे कि प्रेरित्र
में संचित ऊर्जा का क्या इक्वेशन होता है? तो निकाल के लाए थे कि 1/2 Li²। L स्वाप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस है और I करंट यानी विद्युत धारा है। परिनालिका के स्वाप्रेरकत्व का इक्वेशन अभी ऊपर में लाए थे, μ0n² और बटा में L। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ऊपर में ही लिखा गया था, परिनालिका के लिए अभी ही μ0n/L और इंटू I। यहां से I कैलकुलेट करना चाहे तो L से मल्टीप्लाई हो जाएगा और μ0n से भाग लग जाएगा, I का वैल्यू आ गया। I एवं L के मान समीकरण 1 में रखने पर प्रेरित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। यहाँ पर L और I का मान रख देते हैं। L का मान यहाँ रखे और I² का मान ये रखे, तो I यहाँ पर ये था, I² का मान इसका स्क्वायर हो जाएगा, कर दिया स्क्वायर। अब काटने के बाद शेष बचा 1/2 μ0 B² A इंटू L। ठीक है, अब हम A इंटू L को क्या बोलेंगे? आयतन। जैसा कि हम लोग को पता है कि ये बेलन है, बेलन की लंबाई यानी हाइट भी बोला जाता है h करके। बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h यदि हाइट है, लंबाई h है तो h, यदि लंबाई l है तो l दे दिया जाएगा। यहां पर a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और l इसका लंबाई है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का बेलन का अनुप्रस्थ काट यदि किया जाए तो वृत्त बनेगा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और l का l। ये यानी कि πr² l जो दिया हुआ था वो परिनालिका का आयतन था। परिनालिका का क्या था? आयतन था। तो वहां पर a इंटू l के जगह पर हम भी लिख देंगे परिनालिका का आयतन। तो a इंटू l के जगह पर भी लिखा जाएगा, यानी आयतन ये है। हमें पता करना था ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के लिए हम बताए थे कि यदि हम ऊर्जा में आयतन से भाग लगा दे, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बन जाएगा। और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का वैल्यू क्या होगा? 1/2 μ0 B², यानी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र में कुछ ऐसा ही आया था। संधारित्र में संचित ऊर्जा देखा गया था, संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व वहां से देखा गया था, तो कुछ आया था ऐसा 1/2 ε0 E²। यानी यहां से एक पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है कि दोनों ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व अपने अपने क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा घनत्व का बात किए थे तो विद्युत क्षेत्र के वर्ग के स्क्वायर था, यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का बात किए तो चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के समानुपाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिका, इस बार एक परिनालिका के ऊपर एक और परिनालिका लपेटा गया है, तो उसका अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा? ऐसे हम लोग को पता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के लिए कम से कम दो परिनालिका होना ही चाहिए। यानी यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण का डिफिनीशन ही था कि एक कुंडली में धारा बदलेंगे तो दूसरा कुंडली में विद्युत वाहक बल बनेगा। इस घटना को हम बोले थे अन्योन्य प्रेरण, और इसमें जो समानुपाती नियतांक आया था उसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोले थे या अन्योन्य प्रेरकत्व बोले थे। तो ठीक है, यहाँ पर मतलब पहले चित्र की तरफ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बेलनाकार आकृति पर दो कुंडली लपेटा गया है। एक प्राथमिक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा दिख रहा है और उसको एनपी बोला गया है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है। द्वितीय कुंडली इसके ऊपर लपेटा गया है जो डार्क काला से दिखाया गया है। यहाँ पर तो 3 फेरा दिखाया गया है, पर 3 फेरा नहीं होगा और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी कुंडली का फेरों की संख्या का बात करें तो एनएस होगा। ठीक है, अब हम मतलब कि करने क्या वाले हैं वो उस पर जरा ध्यान दीजिए। पहले उसके बारे में मान लेते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। मान लिया कि एनपी फेरों की संख्या वाली लंबी परिनालिका के ऊपर एक छोटी परिनालिका समाक्षीय रूप से लपेटा गया है जिसमें फेरों की संख्या एनएस है। परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब बात करेंगे कि प्राथमिक कुंडली से कितना फ्लक्स पास करेगा। प्राथमिक कुंडली से टोटल एनपी फेरों की संख्या है, उससे टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा।
तो फ्लक्स का यदि फार्मूला का बात किया जाए तो फ्लक्स का फार्मूला तो ये हम लोग को पता ही है कि B इंटू ए होता है, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। अब चुंबकीय परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये होता है म्यू नॉट NP इंटू आई। क्या है कि प्राथमिक कुंडली के वजह से देखा जा रहा है, प्राथमिक कुंडली के वजह से देखा जा रहा है, तो प्राथमिक कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का बात होगा और परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। फिर द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, द्वितीय कुंडली से तो जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से पास करेगा, प्राथमिक कुंडली के वजह से उत्पन्न होगा, वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कुंडली के एक फ्लक्स से पास होगा, सेकेंडरी कुंडली के एक फेरों से पास होगा, सेकेंडरी कुंडली के एक फेरों से पास होगा और उतना जितना इसमें फेरों की संख्या है उतना सबसे पास होगा। मतलब जितना इसके फेरों की संख्या है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्राथमिक कुंडली के वजह से उत्पन्न फ्लक्स में, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली से जो फ्लक्स था वो इतना था और सेकेंडरी कुंडली के प्रत्येक फेरा से एक टोटल फ्लक्स पास ही करेगा, तो जितना फेरा होगा और उतना टाइम्स इसका फ्लक्स हो जाएगा। NS और फाइस का वैल्यू ये आया NS और इंटू फाई आता, तो 5P, तो 5P का वैल्यू वहां से ये वाला पुट कर देंगे, 5P का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे। एक इक्वेशन जो हम लोग को बहुत पहले से पता है, यानी डिफिनीशन के अनुसार ही बताया जाता है, फाइस है ना वो MI के बराबर, फाइस MI के बराबर, यानी सेकेंडरी कुंडली का प्रेरण गुणांक का जो कुल फ्लक्स होता है वो धारा के समानुपाती होता है, धारा पर निर्भर करता है, धारा जितना तेजी से बढ़ाएंगे फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। इसके अनुसार देखा जाए तो फिर फाई का इक्वेशन हो जाएगा MI, उसी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है M बराबर फाई S बटा I। यदि फाई S का बात करें, सेकेंडरी कुंडली से कुल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, सेकेंडरी से कुंडली से पास करने वाले कुल फ्लक्स यहाँ पर NS म्यू नॉट NP IA लिख दिए, यहाँ पर नीचे में I था, I रख दिए, I से I हो गया कैंसिल। तो दो परिनालिका के वजह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वैल्यू मिल गया, दो परिनालिका की वजह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो वैल्यू है वो डिपेंड किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है और उसका टोटल लेंथ कितना है जहां तक तार को लपेटा गया है। यदि नेक्स्ट टॉपिक है भब्बर धराएं। भब्बर धराएं का कॉन्सेप्ट भौरा के चलने से लिया गया है। भौरा बोले तो भबरा का बात करता है, भबरा फूल पर से रस चूसने वाला, उसका गति भनभनाते हुए तो चलता है लेकिन ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ता है, यानी सर्कुलर मोशन ले करके आगे बढ़ता है। यदि इसका डिफिनीशन का बात किया जाए तो इस प्रकार से दिया जाता है कि एक धातु के टुकड़ा को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए, धातु के टुकड़ा को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तो उसके संपूर्ण आयतन में, तो कुल आयतन में, धातु के टुकड़ा के कुल आयतन में एक धारा प्रेरित होता है। वो धारा धातु के टुकड़ा के गति के विरोध करता है, धातु के टुकड़ा गति कर रहा है तो उसके गति का विरोध करेगा भब्बर धराएं, और ये धारा है ना वो चक्करदार होती है, इसीलिए इसे भब्बर धराएं बोला जाता है। एक सवाल यहाँ से बोर्ड में पूछे जाते हैं कि धातु के टुकड़ा को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए, उसका गति होगा अवमंदित, त्वरित, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से गति अवमंदित होता है जी, गति कम जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? इसका उपयोग किया जाता है रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, अवमंदन यानी गति को कम किया जाएगा, प्रेरण भट्ठी में और स्पीडोमीटर में। गाड़ी के ऊपर जो स्पीड बताने वाला होता है उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप में चित्र के साथ हम लोग समझेंगे। ट्रेन के चुंबकीय ब्रेक में, ट्रेन के पहिए में एक लोहा के क्रोड पर तांबे की तार को कई बार लपेट दिया जाता है और ये क्या बन जाता है? तो ये परिनालिका बन जाता है। ठीक है, परिनालिका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। ये काम कब करेगा? काम कब करेगा? जैसे ये अभी जब इससे करंट नहीं बह रहा है तो इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं है, जैसे ही करंट बहना चालू होगा तो इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और पहिया इसका चल रहा है, धातु का बना होता है, वो गति करेगा।
इसके पहिया के संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित होगा, उसको भब्बर धाराएं बोलेंगे। और वो भब्बर धाराएं करेगा क्या? तो इसके गति का विरोध करेगा। ट्रेन का पहिया इस तरफ चल रहा है, तब भब्बर धाराएं इसके गति का विरोध करेगा, अपोज करेगा, उल्टा दिशा में बल लगाएगा और फलतः धीरे धीरे करके गाड़ी रुक जाएगा। दूसरा, विद्युत चुंबकीय अवमंदन। गैल्वेनोमीटर का तो नाम सब सुना होगा। गैल्वेनोमीटर जो छोटा सी धारा को मापता है या धारा की उपस्थिति बताता है। वो बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबक के बीच में एक कुंडली को लटकाया जाता है और ये कुंडली कोई धातु के फ्रेम पर तांबे की तार को लपेट कर बनाया जाता है और ये हैंगिंग क्या हुआ होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार द्वारा इंटेंसिव से इसको जोड़ दिया जाता है। बीच में एक अवतल दर्पण भी रखा जाता है जो विक्षेप को सही से पढ़ा जाता है उसके थ्रू। तो जैसे ही इससे धारा बहाया जाएगा, जैसे ही कुंडली से धारा बहाया जाएगा, तो इस पर बल आघूर्ण काम करता है और बल आघूर्ण काम करता है ना, तो कुंडली को घुमा देता है। कुंडली जैसे ही घूमता है तब इसके भीतर जो फ्रेम था उसमें भब्बर धाराएं उत्पन्न हो जाता है और ये भब्बर धाराएं है ना, कुंडली के घूर्णन का अपोज करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तब भब्बर धाराएं का काम है उसके उल्टा दिशा में एक बल लगा देना। वो बल कुंडली को जल्दी से रोक देता है, इसीलिए इसको अवमंदन बोलते हैं। कुंडली को अवमंदित करता है, गति को कम कर देता है तुरंत। तीसरा है प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो एक प्रेरण कुंडली लेते हैं, इसको उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं और कुंडली के भीतर जिस धातु को पिघलाना रहता है उसको रख देते हैं। जैसे ही कुंडली से उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तब इसके भीतर धातु के टुकड़ा में एक धारा उत्पन्न होता है, भब्बर धाराएं उत्पन्न होता है। वो लंबा समय तक उत्पन्न होते होते धातु का टुकड़ा बहुत गर्म हो जाता है और गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर पिघलने लगता है, इस वजह से ये पिघलता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में भी भब्बर धाराएं का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला, स्पीडोमीटर के सबसे ऊपरी प्लेट पर, काले रंग के प्लेट पर ऊपर से स्पीड को दर्शा दिया जाता है। फिर एक घूर्णन चुंबक होता है, घूर्णन चुंबक को इलेक्ट्रिक वायर से ही जोड़ दिया जाता है, फिर इसको घुमाया जाता है। घूर्णन चुंबक है तो घूमेगा। इसके ऊपर एल्युमिनियम का कप होता है और उस पर सुई को हैंग कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है और फ्रिक्शन लेस टांगा जाता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे ही चुंबक को घुमाया जाता है तब चुंबक और धातु के प्लेट यानी एल्युमिनियम के कप के बीच सापेक्षिक गति के कारण इसमें भब्बर धाराएं बन जाता है, भब्बर धाराएं उत्पन्न होता है और ये भब्बर धाराएं है जो चुंबकीय सुई के गति का विरोध करता है, ये सुई के गति का विरोध करता है। जैसे यदि ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ रहता, एक बार कहीं सुई यहाँ से यहाँ गया ना तो बैलेंस होने में इसको काफी समय लग जाता, पहले ऐसे ऐसे हिलते और अंत में जाकर के फाइनल सूचकांक को बताता, पर ऐसा नहीं होता, वो बहुत जल्द ही रुक जाता है। रुक जाने का कारण है कि कप में भब्बर धाराएं उत्पन्न होता है, वो सुई के गति का विरोध करता है, इसके वजह से सुई जल्दी से रुक जाता है। धन्यवाद।